अंडररेटेड एनिमेज, ऐसे एनिमे जिसके अंदर एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन, दिमाग को हिला कर रख दिया वाले प्लॉट ट्विस्ट, गॉड लेवल एनिमेशन, सस्पेंस, मिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर होती है। इन्हें देखने के बाद ये रियलाइज होते हैं कि डैम इट्स टू गुड एंड परफेक्ट, इट्स अ मास्टरपीस। बट इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, प्लॉट ट्विस्ट, सस्पेंस एंड एक्शन होने के बावजूद बहुत ही कम लोगों को उनके बारे में पता होता है और बहुत ही कम लोग इसे देखते हैं। मतलब जो पॉपुलैरिटी एंड जो क्रेडिट इन्हें मिलना चाहिए ना, वो इन्हें मिलता ही नहीं और ये नीचे एक कोने में पड़े रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन्हें अंडररेटेड एनिमेस कहा जाता है। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 10 अंडररेटेड एनिमेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के बहुत ऊपर है एंड इट्स टू गुड एंड परफेक्ट। एंड सारे एनिमेज अंडर 24 एपिसोड के अंदर है। और हाँ, एंड में 2 बोनस एनिमे बताऊंगा, तो वेट करना एंड तक। तो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर जो एनिमे आते हैं वो है डेथ पैराडी। एंड ये एक ब्यूटीफुल एनिमे जो कि हमें लाइफ और डेथ के बीच का इंपॉर्टेंस बताते हुए एक ब्यूटीफुल और इंपॉर्टेंट मैसेज प्रोवाइड करती है। द स्टोरी में हमें एक बार और एक बारटेंडर दिखा है, बट असल में एक नॉर्मल बार ना होके ये एक ऐसी जगह है जिधर मरे हुए इंसान आते हैं। मतलब जिन ह्यूमंस की डेथ होती है वो इंसान इस बार में आते हैं एंड वो बारटेंडर डिसाइड करते हैं कौन सा इंसान हेवन जाएगा और कौन हेल जाएगा। जिधर ये चीज़ डिसाइड करने के लिए वो पहले बारटेंडर उन डेड ह्यूमंस को कुछ गेम्स खेलने को बोलता है, जो कि इतने ट्विस्टेड होते हैं ना कि गेम खेलते खेलते इंसानों के अंदर की जो डार्कनेस छुपी होती है ना, जो एविल छुपा होता है ना, वो बाहर आ जाता है एंड उसके बेसिक पर ही डिसाइड कि कौन हेवन जाएगा और कौन हेल जाएगा। वेल एनिमे बहुत अच्छी है एंड जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ती है एंड जिधर वो बारटेंडर ऐसे लोगों से मिलते हैं कि उसे लाइफ एंड डेथ की इंपॉर्टेंस समझने लगती है एंड एंड होते होते ये एनिमे तुम्हें बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। जिधर इसके एपिसोड के बारे में बात करते हैं, टोटल 12 एपिसोड इसमें एंड उसमें इसकी पूरी स्टोरी कवर हो चुकी है। तो नंबर 9 पर है मेड इन एबिस एंड ये एनिमे रियली अंडररेटेड है। मतलब बहुत कम लोगों ने इस एनिमे को देखा है एंड जिसने देखा है उन्हें मिला है वो सिर्फ ट्रॉमा। मतलब ये एक डार्क एनिमे जो कि सुपर नेचुरल एक्शन एडवेंचर पर बेस है। बट स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे स्टोरी इतनी डार्क होती चली जाती है ना कि एक मोमेंट पर तुम्हें रियलाइज होगा कि इंसान कितने नीचे गिर सकता है अपने मतलब के लिए। अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो हमें दिखा है कि दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है और मानो ऐसी एक जगह है जिधर एक बहुत बड़ा और डीप होल है और कहते हैं कि वो इतना डीप है ना कि वो लगभग अर्थ से 20,000 मीटर्स अंदर डीप है, बट इट्स नॉट अ कन्फर्म। तो अब इंसानों ने इस होल के आजू बाजू एक सिविलाइजेशन बनाई है एंड उधर के रहने वाले बहुत से लोग केव रेडर्स है जो कि इस होल को, जिसे ये लोग एबिस कहते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। बट जितना लगता है उतना आसान तो ये है नहीं। मतलब एबिस के टोटल 7 लेयर्स है एंड जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे और डीप जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हें उसके इफेक्ट्स और एबिस के सिम्टम्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। मतलब जब तुम फर्स्ट लेयर पर जाओगे तब तुम्हें चक्कर आने लगेगी और यू डोंट फील बेटर। सेकंड लेयर पर तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी और तुम्हें तेज़ बुखार आएगा, उसके साथ बहुत सारा हेडेक भी चालू होगा और हाथ पैर का खून होना भी चालू होगा। एंड जैसे जैसे तुम अगर 6 लेयर तक पहुंच गए तब तुम अपनी ह्यूमैनिटी खो जाओगे। एंड लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी का रियल मीनिंग जब तुम देखोगे इस एनिमे के अंदर, जब तुम्हारे पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। एंड 7th लेवल पर तुम्हारी इंस्टेंट डेथ। तो अभी इधर कुछ बच्चे दिखा है जो कि 12 साल के होते हैं एंड ये भी केव राइडर्स होते हैं, बट वो ऊपर ऊपर से एक्सप्लोर करते हैं। तो शो की मेन कैरेक्टर रिको चली जाती है एबिस के अंदर अपने दोस्त के साथ अपनी मॉम को ढूंढने के लिए, जो कि उस एबिस में चली गई थी बट वापस कभी नहीं। एंड उसकी मॉम ऐसी पहली रेडर है कि जो कि 6 लेयर तक पहुंच गई थी। तो ये निकल पड़ती है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। बट इस एडवेंचर में उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ने वाले ना, ये मतलब यू कांट इमेजिन। क्योंकि सिर्फ एबिस के सिम्टम्स और उसके कर्ज का ही उन्हें धोखा नहीं है, बल्कि उस एबिस में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड मैं बोल रहा था ना कि एक डार्क एनिमे है क्योंकि इसमें तुम्हें ना बहुत सारे चाइल्ड अब्यूज और इतने सारे डार्क सीन देखने को मिलेगा ना कि एक टाइम पर तुम रिग्रेट जरूर फील करोगे कि वाई आई वॉच दिस एनिमे। जिधर इसके टोटल सीजन के बारे में बात करें तो फर्स्ट सीजन में 13 एपिसोड है, सेकंड सीजन में 12 एपिसोड है एंड इसके 3 मूवीज़ है, जिसमें फर्स्ट 2 मूवीज़ इज़ अ रिकैप ऑफ सीजन 1। तो तुम उसे ना देखो तो अच्छा ही होगा, स्किप कर दो। बट थर्ड मूवी इज़ रियली बेस्ट और मोर एंड मोर डार्क। नंबर 8 पर जो एनिमे वो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई एनिमे है, मतलब 2023 में ये रिलीज़ हुई थी। एंड अगर तुम्हें सस्पेंस, मिस्ट्री, एडवेंचर टाइप वाले एनिमे पसंद है तो दिस एनिमे इज़ फॉर यू। एनिमे का नेम हेवनली डिल्यूजन है एंड पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो दिस एनिमे इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट एनिमे इन सस्पेंस एंड मिस्ट्री जॉनर के अंदर। इधर ये एनिमे सस्पेंस, मिस्ट्री, सुपरनैचुरल और साइफाई के ऊपर बेस है। एंड अगर स्टोरी के बारे में बात करूँ तो स्टोरी 2 पार्ट में डिवाइड है। जिधर दिखाया गया है कि अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब 90% अर्थ इज डिस्ट्रॉय बिकॉज कुछ सालों पहले एक नेचुरल डिजास्टर के चलते 90% अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका है और आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन कम हो गई है। अब जो बचे कुछ लोग हैं वो बचे हुए रिसोर्सेज के ऊपर अपना गुजारा कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ही कम मात्रा में वो रिसोर्सेज बचे हुए हैं। तो अब स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में हमें 2 बच्चे दिखाई देते हैं एंड वो चल पड़े एक जगह ढूंढने के लिए जिसे हेवन कहा जाता है।
अब वो इस जर्नी पर निकल तो पड़े, बट जर्नी जैसे दिखती है वैसे उतने आसान नहीं है, क्योंकि आफ्टर द डिजास्टर अर्थ पर कुछ ऐसे मिस्टीरियस एलियंस और या क्रिएचर घूम रहे जो ह्यूमंस को खाते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिएचर तुम देखोगे, तो उन्हें इन क्रिएचर का सामना करते हुए उस हेवन वाली जगह को ढूंढना है। एंड उन्हें ये पता भी नहीं कि वो जगह रियली एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब आते स्टोरी के सेकंड पार्ट में, जिधर दिखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ बच्चों को पाल रही होती है, उन्हें खाना पीना सोना सब कुछ प्रोवाइड कर रही होती है, एंड उन्हें बाहर के वर्ल्ड से प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। बट सच में इट्स ट्रू? ये जानने के लिए तुम इस एनिमे को देखो, एंड मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा इसे, अगर तुम्हें सस्पेंस और मिस्ट्री टाइप वाले ऐसे एनिमे देखनी पसंद है तो, क्योंकि इसके सीजन 1 में सिर्फ 5% मिस्ट्री सॉल्व हुई है एंड 95% स्टोरी और मिस्ट्री इज अनरिवील। एंड मैं खुद इसका सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, बिकॉज इस एनिमे में इतना पोटेंशियल है कि नहीं कि ये एक अच्छी खासी परफेक्ट सस्पेंस एनिमे बन सके। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो लिंक ऊपर आई बटन पर होगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 7 पर जो एनिमे है वो है इरेज, एंड बहुत लोगों ने इस एनिमे को देखा है, एंड लिटरली ये वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड एनिमे, जिधर इसमें तुम्हें एक परफेक्ट क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस और टाइम ट्रैवल वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। जिधर इसकी स्टोरी के बारे में बात करें, स्टोरी में अपना मेन कैरेक्टर सातारो फुजिनिमा, जो कि एक मांगा आर्टिस्ट होता है, एंड वो अपनी स्ट्रगलिंग वाली लाइफ जी रहा होता है, जिधर वो मांगा भी बनाता है एंड पार्ट टाइम पिज़्ज़ा डिलीवरी का भी जॉब करता है। तो एक दिन ऐसे ही पिज़्ज़ा डिलीवरी करते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बट तभी उसके पास अचानक से एक पावर आ जाती है रिवाइवल नाम से, जिधर वो फिर से पास्ट में जा सकता है एंड चेंजेस कर सकता है। इधर तुम्हें बटरफ्लाई इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब तुम पास्ट में जाकर जो कुछ चेंजेस करोगे उसका इफेक्ट तुम्हारे फ्यूचर पर पड़ेगा, आइदर गुड और बैड। बट एक दिन अचानक से उसकी मॉम का मर्डर हो जाता है, एंड उस मर्डर के चार्जेस अपने मेन कैरेक्टर पर लगते हैं, जिधर उसने कुछ किया भी नहीं होता है। बट ट्विस्ट ये है कि ये जो मर्डरर है, जो अपने मेन कैरेक्टर को फंसाना चाहता है, उसका और अपने मेन कैरेक्टर के पास्ट का कुछ कनेक्शन होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर चला जाता है अपने पास्ट में, अपने स्कूल लाइफ में, ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। तो अब सवाल ये है कि क्या वो ये मिस्ट्री सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, और इसका इफेक्ट उसके फ्यूचर पर कैसा पड़ेगा, अच्छा या बुरा, और क्या वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकेगा कि नहीं। सवाल तो बहुत सारे हैं, पर आंसर सिर्फ तुम्हें इस एनिमे के अंदर मिलेगा। टोटल 12 एपिसोड इस एनिमे के अंदर, बट तुम्हारा जो दिमाग ऐसा हिला कर रख देगी ना, लिटरली जो सेटिस्फेक्शन जो थ्रिल मिलेगा ना इस एनिमे को देखते वक्त, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। एंड देखो, मैंने इस लिस्ट के बहुत सारे एनिमेस के ऊपर डिटेल में वीडियो बना के रखी है, तो अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो गो टू चेक डिस्क्रिप्शन आफ्टर वीडियो। तो नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें तो वो है डेडमैन वंडरलैंड, एंड ये एक एक्शन सुपरनेचुरल साइफाई और डार्क एनिमे। तो हाँ, ये एक थोड़ा डार्क एनिमे के जॉनर में आती है, बिकॉज स्टोरी में आगे बहुत ब्रूटल और डार्क सीन दिखा है। अगर आसान शब्द में बोलूँ तो अगर तुमने टोक्यो गोल देखी है तो ये एनिमे थोड़ी सी वैसी है, मतलब इसमें भी तुम्हें बहुत सारी किलिंग शिलिंग टॉर्चर और ब्रूटल सीन देखने को मिलेंगे। अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो एक दिन जापान के टोक्यो शहर में अचानक से आसमान में एक रेड होल अपीयर होता है, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिजास्टर आता है। अब इस मिस्टीरियस इंसिडेंट पर रिसर्च करने के लिए और जो नुकसान हुआ है डिजास्टर के चलते, उस डैमेज की भरपाई के लिए गवर्नमेंट उस जगह पर एक पार्क तैयार करती है, जिसे डेडमैन वंडरलैंड कहा जाता है। बट ये डेडमैन वंडरलैंड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और एक प्रिजन भी है, जिधर क्रिमिनल्स को लाया जाता है एंड उन्हें एज ए एंटरटेनर की तरह काम कराया जाता है। मतलब जो भी टूरिस्ट इस पार्क में मजे करने के लिए आते हैं और जो शो देखने के लिए आते हैं, उन्हें एंटरटेन करने के लिए प्रिजनर्स एज अ कैंडिडेट की तरह काम करते हैं और उन्हें एंटरटेन करते हैं। उन्हें अलग अलग गेम खेलने पड़ते हैं, पर वो गेम डू और डाई गेम होते हैं, मतलब गेम इतने डिफिकल्ट होते हैं ना कि खेलते वक्त तुम प्रिजनर्स की डेथ भी हो जाती है, एंड लोगों को लगता है कि ये सब एक एक्ट है। तो अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर इगाराशी कांता, जो कि स्कूल स्टूडेंट है और वो अपनी पीसफुल लाइफ बिता रहा होता है, बट एक दिन अचानक से उसके क्लास में एक रेडमैन आता है और उसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होती है, और वो उसके सारे क्लासमेट्स को मार देता है सिवाय अपने मेन कैरेक्टर को छोड़कर, और जाते वक्त वो अपने मेन कैरेक्टर के सिर में कुछ लगाकर चला जाता है। तो जब अपने मेन कैरेक्टर को जब होश आता है तब उसे अरेस्ट किया जाता है फॉर मास किलिंग ऑफ आवर क्लासमेट्स, एंड उसे डेथ रो की सज़ा सुनाई जाती है। तो उसे उस पनिशमेंट के लिए डेडमैन वंडरलैंड में भेजा जाता है। अब स्टोरी में देखना है कि क्या अपना मेन कैरेक्टर अपनी इनोसेंस प्रूव कर पाएगा कि नहीं, और वो रेडमैन कौन था, उसके पीछे की मिस्ट्रीज वो सॉल्व कर पाएगा कि नहीं। एंड एक बात ऐसी कि डेडमैन वंडरलैंड एक नॉर्मल प्रिजन नहीं है, क्योंकि वो रेडमैन और डेडमैन वंडरलैंड का कुछ तो कनेक्शन रहता है। वेल स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड उसके साथ तुम्हें ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रूटल सीन देखने को मिलेगा ना कि कुछ सीन तुमसे देखे भी नहीं जाएंगे। इसके टोटल 12 एपिसोड है, एंड सैड न्यूज़ ये है कि आफ्टर सीजन 1 इसके आगे सीजन कैंसिल हो चुके बिकॉज ऑफ इस वायलेंस एंड ब्रूटलिटी। तो तुम समझ ही सकते हो कि स्टोरी में वायलेंस और ब्रूटलिटी कितनी होगी। तो नंबर 5 पर जो एनिमे आती है वो है डेविल may cry baby, एंड दिस एनिमे इज रियली अंडररेटेड। मतलब बहुत कम लोगों ने इसे देखा है, एंड मैंने खुद अपने 3-4 वीडियो में इसके बारे में बात की है। एंड ये एनिमे इज मोस्ट डार्क एनिमे, मतलब स्टोरी का टोन स्टार्टिंग से डार्क है, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ना वैसे वैसे स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क चली जाती है। एंड स्टोरी जो रियलिटी दिखाने की कोशिश करती है ना वो सच में इज टू डार्क। मतलब स्टोरी हमें दिखाना चाहती है कि कैसे जब इंसान ह्यूमंस अपना कंट्रोल खो देते हैं, जब कोई इंसान अपनी सेंस खो देता है, तब वो उस गुस्से में, उस परेशानी में, उस उदासी में कितनी नीचे गिर सकता है। मतलब जब इंसान अपने बारे में
सोचने लगता है, जब वो सेल्फिश होता है तब ना उसे सामने वाला दिखता है और ना उसकी ह्यूमैनिटी। ये एनिमे शो करती है कि जब इंसानों के अंदर की जब ह्यूमैनिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है ना, और जब उसके अंदर बैठा हुआ जो डेविल जो जाग जाता है ना, तब वो कितनी घिनौनी और ब्रूटल चीज़ें कर सकता है। वेल, अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी में दिखा है कि डेविल्स अर्थ पर सदियों से रहते आ रहे एंड वो अब इंसानों पर कंट्रोल करके, उनके बॉडी पर कंट्रोल करके अर्थ पर राज करना चाहते हैं। एंड ऐसा ही होता है अपने मेन कैरेक्टर के साथ। अपना मेन कैरेक्टर अकीरा, उसके बॉडी में एक डेविल घुस जाता है, पर वो उसके बॉडी पर फुल कंट्रोल नहीं कर पाता एंड इसकी वजह से अपना मेन कैरेक्टर हाफ डेविल एंड हाफ ह्यूमन है। अब अकीरा अपने पावर की मदद से और अपने दोस्त की मदद से बाकी डेविल्स को खत्म करने निकलता है। बट स्टोरी इज़ नॉट अ सिंपल। आगे जब स्टोरी ऐसा टर्न लेकर और इतनी डार्क होगी ना कि ट्रॉमा आना तो पक्का ही है, क्योंकि एंड होते होते एक सवाल तो ज़रूर मन में आएगा कि रियल डेविल कौन है। एंड हाँ, ये थोड़ी 18+ सीरीज़ है, थोड़ा घर वाले से दूर रहकर ही देखना। एपिसोड के बारे में बात करें तो इसके सिर्फ 10 एपिसोड है, इसे नेटफ्लिक्स वाला ने बनाया है, बट यू रियली वॉच दिस एनीमे, मज़ा आ जाएगा। तो नंबर 4 पर है लिंक क्लिक। यानी वन ऑफ द बेस्ट एनीमे जिसे देखने के बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। मतलब अगर तुम्हें डेथ नोट या फिर क्लासमा फ्लड जैसे एनीमे पसंद है, नहीं तो ऐसे एनीमे जिसके अंदर बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट हो एंड जिसकी स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल हो, वैसे वाले एनीमे पसंद है तो ये एनीमे तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज इस एनीमे की स्टोरी लाइन एंड प्लॉट ट्विस्ट सच में अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। एंड इस एनीमे की स्टोरी लाइन बाकी एनीमेस के कंपेरिजन में बहुत यूनिक है। एंड प्लॉट ट्विस्ट इतने भरे पड़े हैं कि टोटल 24 एपिसोड है सीजन 1 और सीजन 2 के मिला के। उसमें से 20 एपिसोड में तुम्हें प्लॉट ट्विस्ट दिखेंगे एंड स्टोरी कभी इधर जा रही है एंड कभी ऐसा टर्न ले रही है कि यू लाइक व्हाट द फक। तो अभी इसके थोड़ी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो स्टोरी में हमें 2 मेन कैरेक्टर दिखा है एंड उन दोनों के पास अलग अलग स्पेशल पावर होती है, जिसमें एक कैरेक्टर फोटो के अंदर जा सकता है। मतलब अगर फोटो 3 साल पुरानी हो तो वो फोटो को टच करके फोटो के अंदर जा सकता है एंड सेम टाइम में जाएगा जब वो फोटो खींची थी तब। एंड दूसरा बंदा उस फोटो को टच करके उस टाइमलाइन के थोड़े आगे के मोमेंट देख सकता है। मतलब वो एक तरीके से उस टाइमलाइन का फ्यूचर देख सकता है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि ये लोग क्लाइंट्स के टास्क पूरे करते हैं। जिधर क्लाइंट्स को पास में कुछ काम रहता है वो टास्क ये लोग पूरे करते हैं। लाइक किसको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना हो या किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना हो तो वैसे। तो ये लोग फोटोज़ के थ्रू उनके पास में रखड़े हुए काम करते हैं। बट किसी के पास में जाना इट्स लिटिल बिट सैड और वो एक्सपीरियंस कभी कभार अच्छा भी होता है और कभी कभार बुरा भी होता है। तो आगे स्टोरी कैसे कैसे मोड़ लेगी ये जानने के लिए तुम इस एनिमे को ज़रूर देखना, क्योंकि एपिसोड 4 या एपिसोड 5 में एक सीन आएगा तब तुम इतना रोगे ना कि लिटरली। एंड ये एक चाइनीज़ एनिमे है तो स्टार्टिंग में तुम उस लैंग्वेज से थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाओगे, पर सिर्फ तुम इसका फर्स्ट एपिसोड देखो बस। बाकी सीज़न कब ख़त्म होगा वो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तो अब टॉप 3 एनिमेस को जानने से पहले अगर तुम वीडियो अभी तक इधर तक देख रहे हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं ऐसे अलग अलग टाइप के कंटेंट लाते रहता हूँ, लाइक एनिमे रिव्यू, मांगा रिव्यू, एनिमे अपडेट्स और बहुत सारे। सो डू सब्सक्राइब। अब आते फिर से अपने टॉपिक पर। तो नंबर 3 पर जो एनिमे आते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड एनिमे एवर, या फिर तुम इसे मास्टरपीस भी बोल सकते हो, जिसके बारे में अपने लेटेस्ट वीडियो में मैंने बात की है एंड इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सो वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूटो एंड दिस एनिमे इज लिटरली मास्टरपीस। मतलब इस एनिमे के अंदर तुम्हें सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री, एक्शन, साईफाई ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी एंड इसकी वजह से ये एनिमे की स्टोरी तुम्हें एकदम पकड़ कर। इसके ऑथर सेम ऑथर है जिन्होंने मॉन्स्टर एनिमे को बनाया है। तो अब तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि स्टोरी कैसी होगी, और अगर डिटेल में जानना है तो वॉच दिस वीडियो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 2 पर जो एनिमे वो है समर टाइम रेंडरिंग एंड बहुत लोगों ने इसे देखा और बहुत लोगों ने इसे नहीं देखा है। बट ये 24 एपिसोड के एनिमे काफ़ी है तुम्हारा दिमाग हिला कर रख देने के लिए। मतलब ये एक ऐसे एनिमे जिसके प्लॉट ट्विस्ट तुम्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब स्टोरी में कब क्या होगा तुम डिसाइड भी नहीं कर पाओगे। लाइक मैंने लिंकली के टाइम बोला था कि उसकी स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल है, वैसे ही इसकी स्टोरी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि इस एनिमे के अंदर तुम्हें टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंसफुल होती है। तो बेसिकली समर टाइम रेंडरिंग ये एक सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, टाइम ट्रेवल और सुपरनेचुरल इन फैक्टर्स पर बेस है। तो स्टोरी में हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखा है जो कि अपने घर पर जा रहा होता है बहुत सालों के बाद एंड उसका घर एक आइलैंड पर होता है जो कि एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट है। तो जब वो अपने होम आइलैंड पर पहुंचता है तो चीज़ें बहुत बदल गई होती है एंड उसके साथ कुछ अजीबोगरीब भी घटनाएं उधर घट रही होती है। मतलब उधर शैडोज ह्यूमंस को मारकर उनकी जगह ले रहे होते हैं, लाइक क्लोन या डॉपलरडोगर बनकर। एंड ये जब अपने मेन कैरेक्टर को समझता है तब उसे वो सॉल्व करने में लग जाता है, बट तभी वो शैडो के हाथ से मारा जाता है। एंड देन स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग। वो फिर से टाइम में पीछे चला जाता है जब उसने उस आइलैंड पर कदम रखा था तब। तो एक तरीके से जब भी वो मरता है वो फिर से टाइम में पीछे चला आता है जब वो इस आइलैंड पर आया था तब। बट ये पावर अनलिमिटेड तो नहीं है, इज लिमिटेड। तो अब वो इस शैडोज़ के पीछे की मिस्ट्री सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, और ये शैडोज़ कौन है ये सब उसे सॉल्व कर रहे हैं। एंड इससे ज़्यादा मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक ऐसे एनिमे है ना कि जो हर एपिसोड में एक क्वेश्चन छोड़ेगी, एक क्लिफ हैंगर छोड़ेगी पीछे। एंड इसके टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट की वजह से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंसफुल होती चली जाती है। और इसमें जो टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट जो दिखा है ना वो बहुत अच्छी वे में दिखा है, ना कि टोक्यो रेंजर्स के जैसा। एंड अपना मेन कैरेक्टर सच में बहुत स्मार्ट है, जब तुम देखोगे ना तब तुम्हें समझ आओगे।
तो जिन्होंने समर टाइम रेटिंग नहीं देखी तो वो इस एनिमे को जरूर देखना, बिकॉज दिस एनिमे इज रियली इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलफुल। तो अब नंबर 1 एनिमे के बारे में बात करते तो वो है तोमोदाची गेम। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने इसे इस लिस्ट में क्यों रखा, तो बिकॉज रीज़न इज सिंपल। इस एनिमे उसके एक्शंस को देखकर तुम्हें मेन कैरेक्टर से ज़्यादा विलन लगेगा। एंड जिन्होंने एनिमे देख के रखे तो मैं उन्हें कहूँगा कि जाओ और मांगा पढ़ लो, क्योंकि मांगा के आने वाले चैप्टर्स में तोमोदाची गेम का बॉस रिवील होने वाला है। सो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि वॉच दिस एनिमे, इज रियली वर्थ इट। सो अब बारी है बोनस एनिमे की, जिधर मैं पहले एनिमे सजेस्ट करूँगा अनादर, एंड ये एक हॉरर एंड सस्पेंस टाइप एनिमे। तो अगर तुमने इसे नहीं देखा अभी तक तो इट्स रियली वर्थ इट। मतलब एनिमे एंड तक जो सस्पेंस बना के रखती है ना, जो मतलब देखते हुए बहुत मज़ा आ जाएगा एंड तुम्हें ऐसा फील आएगा कि हम कुछ हॉरर एंड सस्पेंस देख रहे हैं। एंड सेकंड एनिमे सजेस्ट करूँगा वो है मॉब साइको। बेसिकली इसे मोस्ट ऑफ लोगों ने देखा है, बट फिर भी मैं इसे ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मॉब साइको इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट एनिमे, जिसमें तुम्हें एक्शन स्टोरी लाइन एकदम परफेक्ट वे में दिखेगी और जो इमोशन ये एनिमे डिलीवर करती है ना, वो सच में दिल पर लगता है। एंड इसकी एंडिंग वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग है एनिमेज के अंदर। सो बस अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना एंड भूलना मत। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और जितनी हो सके उतनी वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि बाकी लोगों की भी समझ आए कि अंडररेटेड एनिमेज के बारे में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तभी के लिए सायोनारा।